हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ आप अपने परिवार में बहुत ही खुश होंगे और स्वस्थ जीवन बिता रहे होंगे। मेरे इस चैनल ब्यूटीफुल लाइफ विद रीना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, ये श्री कृष्ण जन्माष्टमी का ब्लॉग है। इस ब्लॉग को एक्चुअली मैंने 2 पार्ट्स की वीडियो में डिवाइड करा है। उसका कारण ये है कि सुबह से लेके रात तक का सारा ही वीडियो शूट हुआ है। अगर इस सारे ब्लॉग को एक ही वीडियो में इसको सम अप करने की कोशिश करती तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती, मे बी 50 to 55 मिनट्स की हो जाती। तो अभी जो ब्लॉग अपलोड कर रही हूँ इसमें सिर्फ सुबह से लेकर दोपहर तक की सारी वीडियो क्लिप्स एडेड हैं। तो इस ब्लॉग में सिर्फ मैंने सुबह की जो एक्टिविटी है, क्योंकि मैं और मेरी सिस्टर ने ही व्रत रखा था, इसके अलावा जो बाकी नॉर्मल रूटीन है हमारे घर की, वो सारा कुछ तो काम करना था। जैसे ब्रेकफास्ट हो गया, लंच हो गया, और इसके अलावा कान्हा जी का भोग बनाना था, उनकी तैयारी करनी थी, बर्थडे था, उनकी सजावट करनी थी, उनको पोशाक, उनको स्नान, ये सब कुछ ही करवाना। तो ये सारा कुछ ही मैंने इस ब्लॉग में अपलोड करा हुआ है। तो ब्लॉग की शुरुआत करती हूँ थर्सडे मॉर्निंग से। आज है हमारे कान्हा जी का बर्थडे, तो उन्हीं की तैयारी शुरू हो गई है। टाइम लगभग हो गया है, 7 बज गए हैं, और अनिकेत कह रहा है कि आज कान्हा जी का बर्थडे है तो मैं उनको ये गिफ्ट करूँगा। उसके अकॉर्डिंग ये पोर्ट्रेट है, तो मैं ये पोर्ट्रेट अपने कान्हा जी को गिफ्ट करूँगा। तो यहीं पर वो बनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन बहुत ही अच्छा बनाया है। तो यही काफ़ी सुबह से ही उठ गया था, जबकि छुट्टी वाले दिन जल्दी उठता नहीं है, लेकिन उसको था कि मैं बनाना है। तो अभी किचन में जी मैंने आलू चढ़ा दिए। मैंने बताया कि मेरा और मेरी सिस्टर का ही व्रत है, बाकी सब तो ब्रेकफास्ट लंच डिनर प्रॉपर ही करेंगे, तो उनकी भी तैयारी करनी है। तो कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या बनाऊँ, क्या सब्ज़ी बनाऊँ, क्योंकि ये था कि नहा करना, सारा प्रसाद तैयार करना है, लेकिन एक बार ये था कि सबको नाश्ता करवा दिया जाए, तो उसके बाद ही फिर शुरुआत करेंगे। एक तो सजावट की, पूजा रूम की सजावट भी करनी है और सारा प्रसाद तैयार करना है। तो फिर इसीलिए फिर मैंने आलू ही चढ़ा दी। सोचा कि आलू के पराठे सबको एक बार खिला देते हैं, उसके बाद ही फिर बाकी काम होते होंगे। तो ये कपड़े थे, तो इन्हीं को समेट के रख रही हूँ। थोड़ा सा बेड अपना सेट करके रख लूँगी। तो ये कुछ ना सामान जो मेरा क्राफ्ट मेकिंग के यूज़ होता है, जैसे कि पेपर है, ये छोटे छोटे बीड्स हैं, कलर्स हैं, गम है, ये सारा कुछ मैंने ना इन पॉलीथीन में ही रखा हुआ है। मुझे होता है कि जब भी मुझे टाइम लगे तो ये इजीली एक्सेसिबल हो, ये ना हो कि किसी और जगह रखे हो। जैसे कि ऊपर जाने के लिए बार आलस आ जाता है कि हाँ वहाँ से आऊँगी, अलमीरा में से सामान लेकर आऊँगी तभी उसकी तैयारी करूँगी। तो जो भी मेरे क्राफ्ट इन द प्रोसेस होते हैं, तो उनके लिए जब भी मुझे टाइम मिलता है तो फटाफट यहाँ से उठाती हूँ, तो निकाल के इनका इस्तेमाल कर लेती हूँ। लेकिन सारे ही पॉलीथीन मैंने सेग्रीगेट करे हुए हैं, किसी में कोई सामान है, किसी में कोई सामान है। ऐसा नहीं है कि सारे ही एक ही लिफाफे में रखे हुए हैं, तो अलग अलग रखे हैं, तो इजीली एक्सेसिबल हैं, तो फटाफट मेरा काम आसान हो जाता है। तो ये वो वाले मिरर्स हैं जो मैंने ऑनलाइन मंगाए थे, और आपको इसका ब्लॉग में इसकी वीडियो क्लिप भी अपलोड करी थी। तो फिलहाल तो ये ऐसे ही पड़े हैं, मुझे कोई अच्छा सा ऑर्गेनाइज़र नहीं मिला है। तो ये मेरे बेड की सेटी है, इस तरफ ही मैंने रखा हुआ है। तो उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ किचन में मैंने आज जो कुछ भी पकवान बनाने उसकी तैयारी रात को करके रख ली थी। ये थोड़ा सा मैंने खोआ निकाल के रख लिया था कि किसी ना किसी मिठाई में इसका इस्तेमाल होगा। एक और जो कोकोनट था इसको अच्छे से ग्रेट करके रख लिया था। कुछ सामान मेरे पास ख़त्म हो गया, जैसे कि बेकिंग पाउडर है, केक बनाना है तो वहाँ पर इसका इस्तेमाल होगा। सूजी है, मिठाइयाँ तैयार करनी है तो वहाँ भी इसका इस्तेमाल होगा। बाकी सारे ड्राई फ्रूट्स हैं, बादाम, काजू, पिस्ता और मगज, इनका यूज़ करना। तो सारा
कुछ ही मैंने रात को ना जो पैकेट्स वाले थे, कई बार ऐसा होता है कि पैकेट्स ना हम खोल लेते हैं तो ये थोड़ा सा इस्तेमाल करते हैं, उनको कहीं और रख देते हैं, तो दोबारा फिर नया पैकेट खोल लेते हैं। तो मैंने कहा पहले जो पुराने पैकेट हैं, थोड़ा सा मिल्क पाउडर मंगवाया होता है, मिल्क पाउडर का भी इस्तेमाल करूँगी, अब इसका केक में यूज़ करूँगी। तो इसको पहले यूज़ करूँगी, उसके बाद जब ये पैकेट्स ख़त्म हो जाएंगे तो दोबारा नए पैकेट्स खोल के वहीं से फिर ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल करूँगी। तो उसके बाद चली गई थी फिर मैं नहाने के लिए। अब नहा कर आ गई हूँ यहाँ किचन में। तो सिंपल ही कुर्ता लेगी पहन लिया था। तो आज मैंने जो एज़ यूज़ुअल नाइट सूट पहनती हूँ वो नहीं पहना था, क्योंकि थोड़ा सा मौसम ठीक लग रहा है मुझे। तो एक तो ये मिठाई ना मैंने रात को ही तैयार कर ली थी, मतलब कि रात को जब डिनर ओवर हो गया तो किचन को साफ़ करने के बाद उसके बाद ये बर्फ़ी तैयार कर ली थी। सूजी को सिंपली भून लिया, ड्राई रोस्ट कर लिया बिना घी के। उसके बाद इसमें थोड़ा सा जो ग्रेट किया हुआ था कोकोनट ऐड कर लिया, और फिर उसमें ऐड कर लिया था मिल्क पाउडर, जितने भी ड्राई फ्रूट्स हैं वो सारे ऐड कर लिए थे, और शुगर सिरप। बस सारा कुछ अच्छे से मिक्स करके प्लेट में ग्रीजिंग कर ली थी। ग्रीजिंग करके इसको अच्छे से बिछा दिया और सेट करके फ्रिज में रख दिया था। तो मतलब थोड़ा सा जब ठंडा हो जाएगा तब इसको फ्रिज में लगा दिया था। सुबह इसको निकाल के अब इसको कट करके पीसेस में रख लिए थे। ये मिठाई भी बहुत ज़्यादा अच्छी बन गई थी खाने में। तो मैंने बताया ना कि ब्रेकफास्ट सबको देना है, तो इसके लिए चटनी भी रेडी कर रही हूँ। चटनी आज मैं थोड़ी सी इसमें बूंदी भी ऐड करी है। पुदीने के पत्ते हैं, बूंदी हैं, हरी मिर्च, प्याज, और इसमें ऐड करा है नमक। बस इसी से चटनी तैयार कर ली है। सबको आलू का पराठा, दही और चटनी दे दूंगी। उसके बाद फिर दोबारा किचन को साफ़ करूंगी, फिर प्रसाद की तैयारी शुरू हो जाएगी। तो ये चटनी भी सबको खाने में अच्छी लगी थी। हम लोगों ने तो नहीं खाई थी, बाकियों ने बताया था कि चटनी भी बहुत ही टेस्टी बनी हुई है। कुछ इसमें ऐड करा, मैंने कहा इसमें बूंदी ऐड करी है। बूंदी ऐड करने का मकसद था कि इसकी जो बाइंडिंग है ना वो अच्छी हो जाती है। अदरवाइज़ क्या होता है कि कई बार चटनी ना थोड़ी बिखरी बिखरी से लगती है। तो आलू बड़े बड़े थे मेरे पास, इनको बॉयल कर लिए, ठंडा कर लिए। तो ठंडा अभी इतनी जल्दी तो होना नहीं है, काम जल्दी ही स्पीडली करना है, तो इसलिए मैंने कट लगा दिए थे। कट लगा के आलू जल्दी ठंडे हो जाएंगे तो इनको छील करके फिर इसमें मैश करके पराठे की तैयारी करूँगी। तो अभी ना जो मैंने डिब्बे में दिखाए थे सारे ड्राई फ्रूट्स, तो इनको क्या किया था, कटोरियों में अलग अलग सारे डाल के रख लिए थे। तो ऐसा इसलिए करा था कि सारी चीज़ें ना जल्दी जल्दी हो जाएं। ऐसा ना हो कि पहले एक काम करें फिर दूसरा शुरू करें, तो टाइम लग जाएगा, क्योंकि सारा दिन ही आज मुझे लग रहा है मेरा किचन में ही जाएगा। तो इधर सिस्टर भी नहा ली थी, वो आकर पहले तो कान्हा जी को स्नान करवा रही। तो एक पोशाक कान्हा जी को अभी पहना रही है, तो उस दूसरी पोशाक हम पहनाएंगे रात को, जब कान्हा जी का जन्म होता है तब उनको श्रृंगार किया जाएगा, पोशाक पहनाई जाएगी तब। अभी तो ये वाली मोर पंख वाली ही उनको पोशाक पहनाकर तो उनका श्रृंगार करके उनको भोग लगा दिया जाएगा। अभी झूला हमने तैयार नहीं करा, झूला मैं नया उनके लिए ले आई थी, तो अभी तो सिंहासन पे ही बिठाया हुआ है। उसके बाद पहले उनको झूले को अच्छे से सजा लेंगे, उसके बाद ही कान्हा जी को इसमें बिठाएंगे। तो आलू छील लिए थे, इसमें जो बेसिक मसाले होते हैं, नमक, हरी मिर्च, थोड़ा सा पुदीना, धनिया तो नहीं था मेरे पास, थोड़ा सा जीरा, थोड़ा सा अजवाइन। जीरा भुना हुआ डाला था मैंने, तवे पर इसको ड्राई रोस्ट कर लिया था, तो ऐसे ही ऐड कर लिया, पीसा नहीं था। तो सारा कुछ अच्छे से मिक्स कर लिया था। थोड़ा सा मैं चाट मसाला भी मैंने ऐड किया था ताकि थोड़ा इसका टेस्ट बढ़ जाए। तो पराठे मैंने आपको बताए थे कि आलू के पराठे अब मैंने ना इस तरीके से बनाने शुरू करे हैं, जैसे कि वो जो स्क्वायर वाले बनाते हैं पराठे, तो ये पराठे मुझे ज़्यादा अच्छे लगे। खाने में तो खैर टेस्ट वैसे ही आएगा, ये फूलते भी हैं ये पराठे और बच्चों को भी अच्छे लग रहे हैं। पतले पराठे बनते हैं, कई बार क्या होता है गोल पराठा मुझसे मोटा ही बन जाता है। सबको होता है कि आलू भी ज़्यादा भरा हो और पराठे भी बहुत ज़्यादा पतले बने हों। और इसमें ना क्या होता है कि जब बेलते हैं तो आलू बिल्कुल भी निकलता नहीं है, तो इसीलिए मैंने अब रूटीन बना लिया है कि ऐसे ही स्क्वायर वाला पराठा ही बनाएं। तो कान्हा जी का यहाँ रखना है झूला, तो झूले में कान्हा जी को बिठाना है 5 दिन। जब छठी होगी तभी कान्हा जी को यहाँ झूले से शिफ्ट करके सिंहासन पर बिठाया जाएगा। तो मेरा मंदिर इतना ही है छोटा, तो अगर झूला वहाँ रखेंगे तो 5 दिन तक फिर पॉसिबल नहीं हो पाएगा। पूजा अर्चना भी करनी है, भोग भी लगाना है, तो इसीलिए हमने सोचा कि एक चौकी सजा लेते हैं। ये मेरे पास ना ऐसे जब घर न्यू कंस्ट्रक्ट करवा रहे थे, लकड़ी का काम हो रहा था, तो ऐसे ही सनमाइका वाले ये वुडन चौकी बनवा ली थी हमने, भी कभी भी पूजा में इसका इस्तेमाल हो सकता है तो हम कर लेंगे। तो इसी को मैंने लाल कपड़े से अच्छे से बिछा दिया था और उस पर डोरी बांध ली ताकि कपड़ा सिक्योर रहे।
फिर ये झूला रख दिया था। झूले को भी मैं अभी फूलों से सजाऊंगी। थोड़े से फूल ले आई थी, अभी डैडी जी को दोबारा भेजती हूँ कि डैडी जी थोड़े से थोड़े से फूल ले आओ, तो इसको अच्छे से झूले को सजाती हूँ। तो अभी सिस्टर भी, बच्चे भी, सभी लोग लगे हुए हैं कान्हा जी का बर्थडे की सेलिब्रेशन के लिए। तो यहाँ पर बैलून्स फुलाए जा रहे हैं। डैडी जी भी हमारी इसमें मदद कर रहे हैं। वो क्या पूछ रहे थे कि कुछ मेरी हेल्प चाहिए तो बताओ, तो मैंने कहा ये रिबन है, बस इसी को टाई करके आप अनिकेत वो जो पंप से इसको बैलून को फुला रहा था, और मैंने कहा एक एक पकड़ते जाओ, फिर दो दो बैलून हाथ में पकड़ने, क्योंकि फ़ैन चल रहा था ना तो बैलून उड़ रहे थे। तो यहाँ पर मैं कान्हा जी के लिए फूलों की माला तैयार कर रही हूँ। छोटे से हैं मेरे कान्हा जी, तो इनके लिए छोटी सी ये पीले वाले फूलों की माला तैयार कर रही हूँ। तो बड़े वाले जो गेंदे वाले फूल कोई लेकर नहीं आया था मेरे जो किचन गार्डन में, तो वो ख़त्म हो गए। तो मैंने यही वाली फूलों की माला उन पर सुशोभित कर दी थी, तो बहुत ही प्यारे लग रहे थे कान्हा जी। अनिकेत, अच्छा जो क्या होता है कि जब हम ना पंप से बैलून को फुलाते हैं तो अगर ज़्यादा ये भर जाए हवा इसमें तो फूटने भी लग जाते हैं। तो कुछ लगाते लगाते ही फूटने लग गए थे। तो दोबारा अनिकेत फिर हेल्प कर रहा है कि दोबारा इसको बैलून को फुला के फिर इसमें लगाते हैं। तो यहाँ पर मैं गुड़हल की एक और माला तैयार कर रही हूँ, जिससे कान्हा जी का ये झूला है अच्छे से फूलों से सज रहे। तो मैंने पीछे डैडी जी के फ़ोन में फूलों में सज रहे हैं श्री वृंदावन बिहारी, तो ये गुड़हल के फूलों को ऐसे ऊपर झूले पर सुशोभित कर दिया था। तो अभी फिर से आ गई हूँ किचन में। आज सारा दिन ऐसे ही चलेगा, थोड़ा काम किचन में होगा, थोड़ा काम फिर वहाँ पर कान्हा जी के मंदिर की सजावट में होगा। तो अभी जो मेन प्रसाद लगता है कान्हा जी के बर्थडे के लिए वो होता है साबुत धनिए की सूखी पंजीरी। तो उसकी तैयारी शुरू कर दी है मैंने। ड्राई फ्रूट्स इसीलिए कटोरी में निकाल के रख दिए थे तो ईज़िली सारा कुछ हो जाएगा। तो इसमें क्या करूँगी, आधा कटोरी घी डाला है, तो इसमें सारे ही ड्राई फ्रूट्स को ना 1 बाय 1 इनको अच्छे से भुनाई करूँगी। रोस्ट करने से जो पंजीरी का टेस्ट बहुत ही बढ़ के आता है। अगर कई लोग तो क्या करते हैं कि बिना ही घी में इनको ड्राई रोस्ट करे हुए घी में इनको रोस्ट करे बिना ही इसमें ऐड कर देते हैं, लेकिन जब घी में इनको रोस्ट करते हैं ना तो इसका फ्लेवर और बढ़ के आ जाता है। तो 1 कप मैंने यहाँ पर लिया है साबुत धनिया, चाहे साबुत धनिया ले लो तो या फिर जो धनिया पाउडर आता है वो ले लो, लेकिन साबुत धनिया को ऐसे कढ़ाई में थोड़ा सा ड्राई रोस्ट करने के बाद ठंडा करके इनको थोड़ा सा दरदरा पीस लेने के बाद जो सूखी पंजीरी बनती है ना वो ज़्यादा टेस्टी बनती है। एक्चुअली इस प्रसाद को बोला जाता है पाग, साबुत धनिया का पाग, तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो इसीलिए मैंने दोनों ही गैस पर चढ़ा दी हैं कढ़ाइयाँ। एक में साबुत धनिया को भून लिया, बस हल्का हल्का सा महक आई तो बस इसको कढ़ाई को उठा के नीचे रख दिया ताकि ठंडा हो जाए, फिर इसको अच्छे से पीस लूँगी। तो पहले मैंने बादाम को इनको रोस्ट कर लिया था, उसके बाद फिर काजू को रोस्ट कर लिया था, फिर अब इसमें मैंने डाले थे मगज। बस बिल्कुल ही धीमी आंच पर इनको रोस्ट कर रही हूँ, बिल्कुल तेज़ आंच नहीं करूँगी, तेज़ आंच करूँगी तो सारे ही जल जाएंगे। तो उधर आपको दिखा रही थी दूध वहाँ चढ़ा दिया उबलने के लिए, क्योंकि मुझे बनाने हैं स्पॉन्जी रसगुल्ले, और स्पॉन्जी रसगुल्ले बनते हैं छेने से, तो इसीलिए दूध को चढ़ा दिया उबलने के लिए। फिर इसको विनेगर डाल के फाड़ लूँगी, फिर वो छेने से बनाऊँगी मैं स्पॉन्जी रसगुल्ले। अगर मेज़रमेंट की बात करूँ तो ये दूध है 1.25 किलो दूध चढ़ा दिया उबलने के लिए। तो यहाँ पर जो नारियल रात को ही ना ग्रेट करके रखा हुआ था तो वही मैंने इसमें डाल दिया रोस्ट होने के लिए। तो यहाँ जी पूजा रूम बच्चों ने, सिस्टर ने, सब ने हेल्प करके सजा दिए हैं, बैलून्स लगा दिए हैं, लड़ियाँ निकाल के वो लगा दी हैं, और कान्हा जी को झूले में बिठा दिया है और फूलों से उनको सजा दिया है। तो यहाँ पर खसखस को भून रही हूँ। ये सारे ही ड्राई फ्रूट्स ना
अगर मेज़रमेंट की बात करूं तो यहाँ 1 कटोरी के लगभग ही सारे ही ड्राई फ्रूट्स, बादाम, काजू, मगज, ड्राई कोकोनट और ये खसखस, सारा कुछ ही 1-1 कटोरी के नाप का ही मैंने यहाँ पर घी में इनकी भुनाई कर ली थी। और 1 कटोरी ही लिया था, मतलब कि 1 कप ही लिया था साबुत धनिया। तो साबुत धनिया ठंडा हो गया था। साबुत धनिया को यहाँ पर मिक्सर ग्राइंडर में डालकर इसको दरदरा ही पीसूँगी, बिल्कुल इसका फाइन पाउडर नहीं बनाऊँगी। तो यहाँ रह गए थे मखाने, मखानों को भी यहाँ पर थोड़ा सा और घी ऐड करके इसको अच्छे से भुनाई कर दूँगी। तो यहाँ पर ये धनिया पाउडर भी बन गया था, तो दरदरा ही इसको पीसा था। तो सारे ही काम इकट्ठे ही कर रही हूँ यहाँ पर ही। अभी मुझे दूध फाड़ना है, तो इसके लिए मुझे चाहिए विनेगर। विनेगर के लिए यहाँ पर लूँगी 3 चम्मच विनेगर और 3 चम्मच ही पानी। इन दोनों को मिक्स कर लूँगी। मिक्स करने के बाद थोड़ा थोड़ा करके ना फिर इस दूध में डालूँगी और ये बहुत ही बढ़िया दूध फट जाता है और छेना बन के रेडी हो जाता है। चाहे नींबू का रस ले लो तो चाहे विनेगर ले लो, दोनों से ही बहुत ही अच्छे से दूध फट जाता है। नॉर्मली हम लोग विनेगर से ही दूध फाड़ते हैं। तो ऐसा होता है कि जब भी कुछ इसमें डाइल्यूट करें, चाहे नींबू का रस डाइल्यूट करें या फिर विनेगर, उसको पानी में ही मिक्स करके ऐड करना होता है। डायरेक्टली कभी भी दूध फाड़ने के लिए विनेगर या नींबू के रस को ऐड नहीं करना होता है। तो बस थोड़ा धीरे धीरे इसको चलाते जाना है। कभी भी गैस पर ही ना दूध नहीं फाड़ना होता, चाहे विनेगर डालो या फिर नींबू का रस। इसको उतार कर ही थोड़ा सा ठंडा होता है उसके बाद ही ऐड करना है। अगर लगे कि दूध नहीं फट रहा है तो थोड़ा सा इसमें विनेगर या नींबू का रस और ऐड कर ले। लेकिन जितनी मैंने क्वांटिटी बताई है ना, 1 किलो 1.25 किलो दूध के लिए 3 चम्मच विनेगर और 3 चम्मच ही पानी मिक्स करके डाल दोगे ना तो बड़े आसानी से दूध फट जाता है। तो अब यहाँ पर मैंने 3 चम्मच देसी घी ऐड करा है और साबुत धनिया को यहाँ पर भून लूँगी। पहले भी इसको हमने ड्राई रोस्ट करा था, लेकिन अभी दोबारा इसको घी में फिर से भूनेंगे तो इसका स्वाद और बढ़ जाएगा। ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं, तो बस 2 से 4 मिनट ही इसमें लगेंगे। तो ये मेरे पास ना रात को ही मैंने निकाल लिया था खोआ। 1 कटोरी खोआ है तो इसमें आधा ही ऐड करूँगी और आधा खोआ फिर एक नेक्स्ट मिठाई बनाऊँगी उसमें ऐड करूँगी। बिल्कुल ही ऑप्शनल होता है। वैसे तो ये सूखी पंजीरी जो साबुत धनिया का पाग है ना, ये ऐसे ही बनती है। बस इसको घी में इसको साबुत धनिया को भून लो और सारे ही ड्राई रोस्ट करे हुए या फिर घी में भुने हुए ड्राई फ्रूट्स इसमें ऐड कर लो। लेकिन मेरे पास था खोआ तो मैंने इसमें थोड़ा सा ऐड कर दिया, थोड़ा इसका टेस्ट और बढ़ जाएगा। तो जब खोआ अच्छे से साबुत धनिया के पाउडर में मिक्स हो गया था तो उसके बाद इसमें सारे ही जो भुने हुए मेवे थे सारे इसमें अच्छे से मिक्स कर दिए थे। तो 1 कप साबुत धनिया लिया था तो इसमें मैं ऐड करूँगी 1 कप ही पाउडर शुगर। बूराखंड इसमें ऐड करूँगी। कोई इसमें चाशनी ऐड नहीं करूँ क्योंकि इसको हमने बनानी है पंजीरी। कोई भी इसके लड्डू या बर्फ़ी नहीं बनानी, इसको बांधना नहीं है। अगर बांधना हो ना तब शुगर सिर्फ बनाने की ज़रूरत पड़ती है। तो ऐसे ही इसमें ऐड कर दूँगी। इतना जो मीठा है ना बहुत ही पर्याप्त है। 1 कप साबुत धनिया और 1 कप ही यहाँ पर बूराखंड, इसको अच्छे से मिक्स कर दूँगी। तो ये तो मेरा एक प्रसाद बनके तैयार हो गया था। तो इसको मैंने साइड में एक डिब्बे में भर के रख दिया था। और यहाँ पर जो छेना था इसको अच्छे से मैंने निचोड़ लिया। अच्छे से निचोड़ना, इतना भी ज़्यादा नहीं निचोड़ना होता है कि इसका पूरा सा पानी निकल जाए। इसका सही एक स्टिक टिप बताऊँ ना, तो जब मैं अब इसको हथेलियों से इसको मसाज करूँगी तब ये आवाज़ ना पानी की, वैसे तो फ़नी है, चूं चूं की आवाज़ आएगी। मतलब इतना के पानी होना चाहिए, बहुत ज़्यादा पानी भी नहीं रहना चाहिए और बिल्कुल भी पानी ऐसे निचोड़ भी नहीं देना चाहिए कि एक बूंद पानी भी ना रहे इसमें। अगर ज़्यादा पानी रह गया तब भी ये बढ़िया नहीं बनेंगे, स्पॉन्जी रसगुल्ले नहीं होंगे, रबड़ी की तरह हार्ड हो जाएंगे। और अगर इसमें पानी ज़्यादा रह गया तो ये अच्छे से फूलेंगे नहीं, चपटे रह जाएंगे, इनके अंदर शुगर सिरप भी नहीं जाएगा। तो बस एक बस वो हल्का सा फार्मूला है, बस वही कि जब इसको हाथों से इसको मसाज करेंगे ना 15 से 20 मिनट, मेन जो टाइम लगेगा वो इसकी मसाज करने में है। 15 से 20 मिनट अगर तसल्ली से इसकी मसाज कर ली जाए ना तो जो जब हम इसको बॉल्स बनाते हैं तो बिल्कुल क्रैक नहीं रहते। तो यहाँ पर मेरे पास 1.25 किलो दूध का ये निकाला था मैंने छेना, तो इसमें ऐड करा था 1.5 चम्मच कॉर्नफ्लोर। अगर मैदा ऐड करना है तो 1 चम्मच मैदा ऐड करेंगे, अगर कॉर्नफ्लोर है तो 1.5 चम्मच। बस उसी के साथ ही 15 से 20 मिनट इसकी अच्छे से
मसाज करनी है, इतनी मसाज करेंगे कि इसकी क्रैक्स ना रहें। तो यहाँ पर शुगर सिरप तैयार कर रही है। शुगर सिरप के लिए मैंने लिया है 1.5 कप जो था चीनी, और उसमें 4 से 5 कप पानी ऐड करा है। तो दूध पता क्यों ऐड कर रही हूँ, कई बार क्या होता है शुगर सिरप जो चीनी है ना, गंदगी आ जाती है। तो वैसे भी जब रसगुल्ले तैयार हो जाते हैं बाद में ना थोड़े से पीले पीले ग्रे कलर के ब्लैकिश लगते हैं। अगर थोड़ा सा दूध ऐड कर दूंगी इससे मेरे 2 पर्पज़ हल हो जाएंगे। एक पर्पज़ तो ये हो जाएगा जो चीनी में गंदगी रहती है तो वो वाली जो गंदगी झाग बनकर ऊपर आएगी तो उसको स्पैचुला से ऐसे किनारे किनारे से निकाल लूँगी। और दूसरा पर्पज़ ये हल हो जाएगा जब ये रसगुल्ला तैयार होंगे ना तो प्रॉपर वाइट कलर के बन के रहेंगे। तब जब ये शुगर सिरप उबलने लग गया, मतलब कि 1.5 कप डाला था इसमें चीनी और इसमें 4 से 5 कप डाले थे पानी। जब उबलने लग गया, उबलते हुए खौलते हुए पानी में ही इन सारी बॉल्स को ऐड करना है। टाइम अगर मैं बताऊं कि मैं कैसे बनाती हूँ, इसको 5 मिनट फुल फ्लेम पर, ऐसा मैं चम्मच से इसलिए कर रही हूँ ताकि ना झाग इनके ऊपर जाए। तो जो आपने देखा था ना मैंने वो छेना बनाने के बाद जो पानी बच जाता वो इसमें ऐड करा था, वो इसका कारण था उसमें होता है खटास। विनेगर से मैंने दूध फाड़ा था ना, उसमें खटास था। खटास वाला पानी लगभग 3 से 4 चम्मच मैंने ऐसे कटोरी से डाल दिया था। उससे क्या होगा, झाग बनेगी। ढकना भी बहुत ज़रूरी है। जितनी झाग बनेगी तो वो ऊपर की तरफ से जो ऊपर वाली लेयर होगी रसगुल्ले की ना वो अच्छे से पक जाएगी। अदरवाइज़ क्या होगा, किनारे से पक जाएगा, नीचे से पक जाएगा, जो ऊपर की लेयर होती है रसगुल्ले की वो अच्छे से नहीं पकेगी। इसको मैंने पकाया था 5 मिनट फुल फ्लेम पर ढककर। उसके बाद फिर इसको 10 मिनट बिल्कुल ही लो फ्लेम पर ढककर ही इसको पकाया था। तब इसको मैंने रख दिया साइड में। जब थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा ना तब इसको किसी और कंटेनर में पलट दूंगी। तो कान्हा जी का बर्थडे है तो बर्थडे तो बिना केक तो होता ही नहीं है। तो यहाँ पर बनाने लगी हूँ वनीला केक। तो केक में जो भी इंग्रेडिएंट्स लगने हैं ना वो सारे ही मैंने मेजरिंग कप्स और स्पून्स में निकाल के रख लिए थे। तो यहाँ पर ऐड कर रही हूँ 1/4 कप रिफाइंड ऑयल और 1/2 कप पाउडर शुगर। बूराखंडी इसमें ऐड करेंगे तभी ये वनीला केक बहुत ही टेस्टी बनेगा। तो पाउडर शुगर और रिफाइंड ऑयल को अच्छे से मिक्स कर लूँगी। उसके बाद इसमें ऐड करूँगी मिल्क पाउडर। मिल्क पाउडर यहाँ पर मैंने यूज़ किया है 1/2 कप। तो मेरे पास जो कप्स वाली जो फैमिली है ना वो एक चीज़ ही होती हैं, ये 1 कप, 1/2 कप, 1/3 कप, 1/4। तो इसीलिए मैंने कटोरी में निकाल कर मतलब कि मेज़र करके यहाँ पर मिल्क पाउडर रख लिया था। तो यहाँ पर 1/2 कप ही ऐड कर रही हूँ मिल्क पाउडर। उसके बाद ये 1 कप लिया मैंने मैदा। मैदा को थोड़ा सा इसको सीम कर लिया, उसके कारण कई बार कोई ना कोई दाना या कोई कुछ रह जाता है ना तो केक अच्छे से बन नहीं पाता, तो उससे प्रॉपर वो स्पॉन्जी नहीं बन पाता, फूलता भी नहीं है। तो इसीलिए यहाँ पर इसको छान रही हूँ। तो लेकिन मैदा बिल्कुल ही साफ़ था, कुछ इसमें से निकला नहीं था, फिर भी एक बार करना ज़रूरी था। तो इसमें अभी तक मैंने ऐड किया है रिफाइंड ऑयल, पाउडर शुगर, मिल्क पाउडर, अभी ऐड किया था 1 कप मैदा। तो अब इसमें लगेगा दूध बस इसमें उतना ही ऐड करना है ताकि इसकी जो बैटर की कंसिस्टेंसी है वो प्रॉपर बन जाए, ना तो ज़्यादा रनी बने और ना ही ज़्यादा ये बहुत ज़्यादा थिक बन जाए। तो यहाँ पर ऐड कर रही हूँ नींबू का रस। नींबू का रस ही ऐड करना है 1 चम्मच। तो नींबू का रस ऐड कर दिया। अब इसमें 2 चीज़ें ऐड करने वाली रह गई, एक रह गया बेकिंग पाउडर और एक रह गया बेकिंग सोडा और वनीला इसेंस। यहाँ पर भी मैंने मेज़र करके 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर रख लिया था। तो ये इस वीडियो की क्लिप ना थोड़ी सी आपको क्लियर नहीं होगी क्योंकि सारा कुछ शूट कर रही तो मेरा फ़ोन ना हैंग हो गया था, तो इस सिस्टर के फ़ोन पर ही वीडियो क्लिप्स शूट कर रही हूँ। तो बस 1 चुटकी यहाँ पर डालूँगी बेकिंग सोडा, मीठा सोडा। बस पहले मैंने 1 टीस्पून डाला था बेकिंग पाउडर और यहाँ पर डाल दिया 1 चुटकी मीठा सोडा। तो इसको अच्छे से मिक्स कर लिया। उसके बाद इसमें ऐड करूँगी 1 या 1.5 टीस्पून वनीला इसेंस। तो हमने ना इसको बाद में क्या करा था कि बस चॉकलेट को ना मेल्ट करके उसके ऊपर स्प्रेड कर दिया था केक पर, बनने की बात कर रही हूँ। तो उसके ऊपर फिर जैम्स भी रख दिए तो बड़ा अच्छा केक बन गया था। वनीला वाला जो मेन था इसका टेस्ट और उसके ऊपर बच्चों की पसंद वाला चॉकलेट को मेल्ट करके स्प्रेड कर दिया तो केक बहुत ही अच्छा बन के आया था। तो अभी इसमें थोड़ा सा ना 1/2 टीस्पून मतलब कि मैंने 1.5 टीस्पून वनीला इसेंस ऐड करा है ताकि इसका कलर भी बहुत अच्छे से आए।
तो बस सारी चीज़ें होगी मिक्स, ज़्यादा सामान भी नहीं लगा और जल्दी भी बन गया। तो अब इसको मैंने एक मोल्ड में पहले इसको ग्रीजिंग कर ली थी देसी घी से। तो इसमें नीचे ना बटर पेपर भी बिछाया हुआ है। तो इसको प्री हीटेड कढ़ाई, थोड़ा सा नीचे सॉल्ट रख दिए क्योंकि सॉल्ट जो होता है गुड कंडक्टर ऑफ हीट होता है, तो बहुत इवनली इक्वली और जल्दी बन जाता है केक। ऊपर से बस इसको गार्निश कर दिया था थोड़े से पिस्ता, बादाम और यहाँ पर काजू से। तो ये 40 से 45 मिनट इसको प्री हीटेड कढ़ाई में रख दिया था ढक के, और ये केक बहुत ही अच्छा बन गया था। जब भी केक वगैरह बनाए ना तो रिमाइंडर लगा लें फ़ोन में, तो प्रॉपर टाइमिंग से केक बन जाता है, ना तो ज़्यादा कच्चा रहेगा ना ही ज़्यादा ओवर कुक होगा। तो ये केक बहुत ही सॉफ्ट बना था, टेस्टी बना था केक ये। तब इसके ऊपर मैंने बताया ना आपको, चॉकलेट को मेल्ट करके इसके ऊपर स्प्रेड कर दिया, फिर बच्चों की मनपसंद यहाँ पर लगा दी थी जैम्स। तो इस ब्लॉग में मैंने बस दोपहर तक जो कुछ भी क्लिप्स थी जो शूट करी थी वही ऐड करी हैं। तो इस ब्लॉग का रिमेनिंग पार्ट नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।